Good morning everyone. I'm Kiran, working as an assistant professor, Department of Mathematics at Government College for Women, गोहाना. स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक रहेगा लीनियर अलजेब्रा की बुक से रिलेटेड, जो कि बीएससी और बीए में हम लोग फाइनल ईयर में स्टडी करते हैं. तो हम यूनिट 3 पे आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर आज हम करेंगे, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो स्टूडेंट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आई थिंक आप लोग फैमिलियर हो चुके हैं अभी तक कि किस तरह से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं. ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होती है वो आपका जो है एक मैपिंग ही होती है. उसमें पर्टिकुलरली उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, से टी फ्रॉम यू टू वी, ये आपने एक मैपिंग डिफाइन कर दी. तो यू से हम लोग दो एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं, यू एंड वी, राइट. उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, से ए एंड बी आपके दो स्केलर हैं जो कि फील्ड एफ से आते हैं. तो ए यू प्लस बी वी, इस पर हम जब टी अप्लाई करते हैं तो टी हमारा u और v दोनों के लिए सेपरेट हो जाता है. दैट मीन्स टी ए यू प्लस बी वी इक्वल टू ए टी ऑफ यू प्लस बी टी ऑफ वी. इस तरह से हम लोग जो है लिख सकते हैं. तो नेक्स्ट जो अब यहाँ हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज फर्स्ट जो हमारी डेफिनेशन रहेगी वो है कोऑर्डिनेट वेक्टर. ठीक है, तो बच्चों कोऑर्डिनेट वेक्टर होता क्या है, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में, कि इफ b इज इक्वल टू u1 u2 un इज अ बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस, then a vector u belongs to u can be expressed as u equal to a1 u1 plus a2 u2 plus an un. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलर एक बेसिस गिवन होगा, उस बेसिस के रिस्पेक्ट में आपने u, कोई एलिमेंट आपने u से लिया और उसको इन बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आपने लिख दिया. तो यहाँ से इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए जो स्केलर्स यूज हुए हैं, दैट इज a1 a2 अप टू सो ऑन an, मीन्स जो भी आपके स्केलर्स यूज हुए हैं, इन स्केलर्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर की हेल्प से आपने क्या बना दिया, एक वेक्टर बना दिया. तो इस वेक्टर को ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दैट बेसिस. और स्टूडेंट, डिनोट कैसे करते हैं इसको, या तो हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट u कॉमा बी, मीन्स u कॉमा बी और ब्रैकेट क्लोज हम कर देते हैं, या फिर हम u के सफिक्स में b लगा देते हैं. तो दोनों तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मेनली जो रिप्रेजेंटेशन हम लेते हैं वो ब्रैकेट वाली लेते हैं, ब्रैकेट u कॉमा बी. क्लियर है. तो कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होगा, आपको पर्टिकुलर बेसिस गिवन होगा किसी वेक्टर स्पेस के लिए, तो आपने एक एलिमेंट उस वेक्टर स्पेस से लेना है और उसको इसके बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है. उसकी हेल्प से यहाँ जो स्केलर्स आएंगे, स्केलर्स से क्या बना लो, एक वेक्टर बना लो. उस स्केलर्स के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट वेक्टर u बिलोंग्स टू u. चलिए, तो नेक्स्ट डेफिनेशन पे यहाँ चलते हैं. मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस. ऑर्डर्ड बेसिस एक बेसिस है, ठीक है. अगर बेसिस है दैट मीन्स उसके जितने भी एलिमेंट्स वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. दूसरी चीज, बेसिस है तो उसके जो एलिमेंट्स हैं उस वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को स्पेन भी करेंगे. तो अब यहाँ बात आती है ऑर्डर्ड बेसिस की. तो ऑर्डर्ड बेसिस क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डिफाइन होगा वो. अभी जैसे हम डिस्कस करते हैं, let t from u to v be a linear transformation where u and v are two vector spaces, okay, over the same field f. So b is equal to u1 u2 un and b dash is equal to v1 v2 up to so on vm. Be ordered basis for the finite dimensional vector space u and v. ये आपको बोल दिया कि भाई ये दोनों ऑर्डर्ड बेसिस हैं. और हमने पहले भी बात करी थी कि ऑर्डर्ड जो भी बेसिस होते हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ बेसिस, एक से ज़्यादा बेसिस हो सकते हैं. ठीक है, बेसिस एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे उस बेसिस में वो सेम रहते हैं. क्लियर है ये चीज़. तो इसने जो है इस तरह से आपको एक बेसिस यहाँ से दे दिया, b इज फॉर द u एंड b डैश फॉर बेसिस फॉर द v. ओके, so tu1 tu2 up to so on tun belongs to v. डेफिनेटली, क्योंकि अभी आपने कहा कि t from u to v आपकी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. तो डेफिनेटली जब आप u के एलिमेंट्स पे आप t अप्लाई करोगे, से जैसे आपने u1 पे अप्लाई किया t ऑफ u1, तो आपको रेंज से मिलेगा ना, आपको रेंज से मिलेंगे एलिमेंट्स. तो वो कहाँ से मिलेंगे, आपको v से मिलेंगे. ठीक है, तो कह रहे t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ un, ये जो भी एलिमेंट्स होंगे वो v से आएंगे. ओके, v1 v2 vm, v2 vm तो स्पैन करता है v को. आपको पता है जब ये इसको स्पैन कर रहा है दैट मीन्स आप t ऑफ u1 t ऑफ u2 और t ऑफ un इन सब को v1 v2 और vm इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं.
बिल्कुल लिख सकते हैं। सो ईच टी ऑफ यू आई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि बेसिस का तो काम ही ये होता है कि उस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को वो उन जो आपका बेसिस होता है उनके एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो वही काम इसने किया। लेट टी ऑफ यू वन, अब देखो टी ऑफ यू वन को मुझे लिखना है v1 v2 vm के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए हमें स्केलर्स की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो स्केलर्स किस तरह से चूज करने हैं, देखो टी ऑफ यू वन है, यू वन सफिक्स में क्या है 1। तो यहाँ पर जो हम स्केलर्स हम चूज करेंगे वो कुछ इस तरह से चूज करेंगे जो हमारी मैट्रिक्स में प्लेसेस होती है, ठीक है। सो फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूँ, फर्स्ट रो की अगर हम बात करें तो क्या आता है A11, ठीक है। फिर आपके पास क्या आता है A12 आता है। लेकिन यहाँ पे देखो इसने क्या किया हुआ है, इसने क्या किया हुआ है A11 A21 अप टू सो ऑन AM1, इसने कुछ इस तरह से लिया हुआ है। मीन्स फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो सारे इसने उठा लिए। फर्स्ट कॉलम में क्या होता है A11 A21 A31 अप टू सो ऑन AM1। तो इसने यहाँ पे जो TU1 के लिए जो स्केलर्स चूज किए हैं ना वो A11 A21 अप टू सो ऑन AM1। देखो ये हमने एक जो है थ्योरम लास्ट क्लासेस में भी हमने की थी, तो वहाँ पे हमने स्केलर ऐसे ही लिए थे जैसे मैट्रिक्स की पोजीशन होती है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम बनता है वो वाले स्केलर्स आपने चूज करने हैं। तो A11 V1 प्लस A21 V2 प्लस अप टू सो ऑन AM1 VM। तो अब आप समझ जाएंगे कि सेकंड वाला सेकंड कॉलम से उठा लो, थर्ड वाला थर्ड कॉलम से आ जाएंगे स्केलर्स। इस तरह से आप V1 V2 VM के लीनियर कॉम्बिनेशन में इन सबको लिख देंगे। तो T ऑफ U1 क्या आएगा A1n V1, मतलब nth कॉलम आ गया अभी ये, ठीक है। A2n V2 अप टू सो ऑन AMN VM, वेर यू नो जितने भी स्केलर्स होते हैं वो सारे हमारे फील्ड से आते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब कहता है इसको ना आप क्या करो, ये जो भी सिस्टम आपने लिखा है इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो कोफिशिएंट्स की हेल्प से जब आप इसकी मैट्रिक्स बनाने जाएंगे तो जो भी आपको कोफिशिएंट दिख रहे हैं, देखो TU1 में क्या है A11 A21 AM1, ठीक है। ऐसे ही TU2 में क्या है A12 A22। मतलब आप क्या करो, TU1 के जितने स्केलर्स हैं उसको फर्स्ट रो बना लो, सेकंड TU2 इसमें जितने स्केलर्स हैं उससे आप सेकंड रो बना लीजिए, एंड लास्ट वाला जो T ऑफ UN है उससे आप लास्ट रो बना लो। तो क्या आएगा लास्ट रो में A1n A2n A3n अप टू सो ऑन AMN। क्लियर है ये चीज। अब आगे चलो। नाउ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज द मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ T। अब इसका ट्रांसपोज ले लो। अब जैसे ही आप ट्रांसपोज लेंगे तो हम मैट्रिक्स तो ऐसे ही लिखते हैं A11 A12 A1n अप टू सो ऑन, ऐसे ही लिखते हैं। तो जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज लेंगे हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारी मिल जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी आपके पास अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। क्लियर हुई। और बेसिस यहाँ क्योंकि डिफरेंट थे तो क्या बोलेंगे, दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस B एंड B डैश, ठीक है। दूसरी तरह से इसको कैसे बोल सकते हैं, मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद T विद रिस्पेक्ट टू B एंड B डैश। नाउ इट इज डिनोटेड बाय T B B डैश। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे ब्रैकेट लगा के आप लोग लिख सकते हैं, T इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस B एंड B डैश। अगर मैं कह दूं आपको कि T फ्रॉम U से U है तो आपके पास सिर्फ एक ही बेसिस होगा, तब हम मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करेंगे, T, ठीक है, कॉलन लगाएंगे एंड देन B, T B। ओनली B डैश नहीं आएगा, वहां पे B कॉमा B लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ क्या लिख देंगे T B, तो ये मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों के बेसिस कंसिडर करेंगे। जो आपने U से एलिमेंट लिए उस पर T अप्लाई करोगे, उन एलिमेंट्स को आप V1 V2 Vn इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, और यहाँ से आप जो है मैट्रिक्स जो बनाएंगे उसका आपने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स होगी दैट विल बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T। ओके, तो कम टू द नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 7.4। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स क्या है, लेट T1 T2 बी टू लीनियर ऑपरेटर ऑन अ वेक्टर स्पेस V। आपके पास दो लीनियर ऑपरेटर दिए हुए हैं, ओके। T1 एंड T2 डिनोट द मैट्रिक्स ऑफ T1 एंड T2। अब इसने कहा है कि जो मैट्रिक्स T1 है और मैट्रिक्स T2 है वो डिनोट करती है मैट्रिक्स ऑफ T1 एंड T2 विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस B इज इक्वल टू U1 U2 UN। देन अब देखो एक फिक्स्ड बेसिस दे दिया इसने, दो बेसिस की बात नहीं कर रहा है, अब ये सिर्फ एक सिंगल बेसिस की बात कर रहा है, U1 U2 UN। देन द मैट्रिसेस ऑफ द ऑपरेटर T1 प्लस T2 K T1, ठीक है। देन T1 इंटू T2 विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस B आर गिवन बाय दिस वन। कहते हैं भाई T1 की आपने मैट्रिक्स निकाल ली, आपने T2 की भी मैट्रिक्स निकाल ली, तो T1 प्लस T2 के लिए जो मैट्रिक्स होगी वो निकालो,
ठीक है। अगर T1 जो ऑपरेटर है उसको मैंने K से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है, और अगर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को हम लोग ऐड कर देते हैं तो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। और आपने कंपोजिशन पढ़ा था, प्रोडक्ट पढ़ा था कि प्रोडक्ट अगर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कर देते हैं तो वो भी आपका क्या बनता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। तो आप कहते हैं कि अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन यू हैव टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद T1 प्लस T2, K T1 एंड T1 एंड T2। क्लियर है। तो देखो फर्स्ट पार्ट जैसे इसने कहा है कि मैट्रिक्स ऑफ T1 प्लस T2 मीन्स ये जो सम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, आप क्या करो, T1 की जो मैट्रिक्स आई है ना और जो T2 की मैट्रिक्स आई है उन दोनों को ऐड कर दीजिए। और अगर आपको फाइंड आउट करना है कि भाई मैंने T1 को K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप क्या करो, स्केलर को बाहर शिफ्ट कर लो और T1 की मैट्रिक्स को लिख दो। सिमिलरली अगर आपने दोनों की प्रोडक्ट को लिखना है तो सिंपल, आप T1 की जो मैट्रिक्स आई है उसको T2 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑपरेटर्स के लिए क्या निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुई ये चीज़। अब तो सिंपल हो गया करना। तो मैंने कहा B इज इक्वल टू, देखो प्रूफ हम कैसे करेंगे, मैंने कहा B इज इक्वल टू U1 U2 UN। ओके, दिस इज द बेसिस ऑफ V। इतना समझ आ गया हमें। देन कहते हैं भाई मैट्रिक्स ऑफ T1 क्या बनेगी, AIJ। डेफिनेटली अभी देखो लास्ट में अभी हमने कहा था ये जो TB डैश वाली मैट्रिक्स है उसको लिखा जा सकता है ना AIJ, इसको लिखा जा सकता है AIJ, वेयर I गोज फ्रॉम 1 to M एंड J गोज फ्रॉम 1 to N। दिख रहा है आपको, MN चल रहा है ना, कि I जो है आपका 1 से लेके M तक चलेगा और J जो है आपका 1 से लेके M तक चलेगा। तो इसने नेक्स्ट में यही फॉर्म लिखी हुई है, देखो एक बार, T1 इज इक्वल टू AIJ N क्रॉस N। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर स्पेस इसने सेम ही लिए, ऑपरेटर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा था, वहाँ किसकी बात कर रहा है, ये ऑपरेटर की। ऑपरेटर में क्या होता है, आपके दोनों वेक्टर स्पेसेस दोनों साइड सेम होते हैं, डोमेन के लिए भी और रेंज के लिए भी हम दोनों सेम लेके चलते हैं। फिर अगर T2 की मैट्रिक्स चाहिए तो उसको उसने B से रिप्रेजेंट कर दिया, से BIJ N क्रॉस N। फिर कहता है कि भाई T1 UJ इज इक्वल टू समेशन I गोज फ्रॉम 1 to N AIJ UI। डेफिनेटली देखो अभी मैंने आपको बताया था TU1 कैसे लिखा जा सकता है, A11 V1 A21 ये वाली, तो इसने इसको क्या कर दिया, सीरीज वाली फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही T2 UJ इसको भी इसने क्या किया, सीरीज वाली फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो इसने जैसे अभी हमने लास्ट में यहाँ पे किया था कि T of U1 इक्वल टू दिस वन T of U2, इसने पूरा ही जो है एक समेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो जब हम TU1 निकालेंगे यहाँ से देखो T1 UJ, J को जब मैं वैल्यू 1 दूंगी तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा, जब J को मैं वैल्यू 2 दूंगी तो T1 U2 आ जाएगा। इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, दैट्स वाई इसने सीरीज की फॉर्म में इसको लिख दिया है। ठीक है, फाइनाइट सीरीज है हमारी। नाउ T1 प्लस T2 UJ। अब आपको पता है कि जब भी हम जो भी आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सम वाली होती है उसको जब हम किसी एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं तो वो सेपरेट हो जाती है। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ उसको, T1 UJ प्लस T2 UJ। अब ऊपर जाओ वापस, इसने कहा है भाई T1 UJ तो किसके इक्वल है, समेशन I गोज फ्रॉम 1 to N AIJ UI। क्लियर हुई ये चीज़, मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया। सिमिलरली T2 UJ की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू UI और UI दोनों साइड UI चल रहा है सीरीज में, तो सीरीज का सम किया जा सकता है डेफिनेटली। और आप देख सकते हैं जो सीरीज में जो इंडेक्स है वो भी सेम है, दैट्स वाई ऐड कर पा रहे हैं। अदरवाइज आपने जो है स्पेशल फंक्शंस की क्लासेस जब आपने लगाई होंगी तो वहाँ पे पढ़ा होगा कि समेशन हम तभी कर सकते हैं जब इंडेक्स आपका सेम होता है ना। समेशंस को हम ऐड तभी कर सकते हैं जब इंडेक्स सेम होता है, अदरवाइज हमें इंडेक्स शिफ्ट करना होता था। तो यहाँ पे इंडेक्स को शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी I गोज फ्रॉम 1 to N चल रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो AIJ प्लस BIJ इसने क्या किया, यहाँ पे इसको एक नया जो है कांस्टेंट पुट कर दिया, से CIJ। मीन्स आप AIJ प्लस BIJ को नया पुट कर दो CIJ, सिंपल। तो T1 प्लस T2 का सम करके क्या आ गया भाई, CIJ, एक नई मैट्रिक्स आ गई ना। CIJ को आपने क्या बोला था, AIJ प्लस BIJ, वापस से रख दो। और एक चीज़ और, आपको पता है A प्लस B, मैट्रिक्स A को अगर मैट्रिक्स B में ऐड करते हैं, है ना, किया जा सकता है, तो इसने वही किया हुआ है, AIJ प्लस BIJ एलिमेंट्स को ऐड किया हुआ है ना, इसका मतलब दो मैट्रिक्स ऐड हो रही है, दोनों को सेपरेट कर दो, तो AIJ मैट्रिक्स अलग हो जाएगी, BIJ मैट्रिक्स अलग हो जाएगी। तो AIJ मैट्रिक्स क्या थी, T1 के लिए जो मैट्रिक्स है, BIJ मैट्रिक्स क्या थी, जो T2 के लिए जो मैट्रिक्स है। तो सिंपल हो गया कि सम, जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, कि सम ऑफ T1 प्लस T2 J, इसके लिए अगर आपने T1 प्लस T2 के लिए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, देन दैट विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर T1 प्लस मैट्रिक्स ऑफ T2 related to the basis your B is equal to U1 U2 UN।
ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, सम के लिए अगर फाइंड आउट करनी है ना तो सिंपल आप T1 की मैट्रिक्स और T2 की मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए। क्लियर हुई। नेक्स्ट आप जैसे स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल जो मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स होंगे वो स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट करना है तो सिंपली प्रोडक्ट कर दीजिए। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे मल्टीप्लाई के लिए इसने किया हुआ है T1 T2 UJ इज इक्वल टू T1 T2 UJ। भाई आपको पता है जब भी प्रोडक्ट करते हैं हम लोग तो प्रोडक्ट में अगर होता है या कंपोजिशन में जब होता है तो पहले T2 अप्लाई होता है, मीन्स लास्ट में जो होता है राइट हैंड साइड से जो होता है वो पहले अप्लाई होता है, फिर लेफ्ट वाला अप्लाई होता है। तो T1 T2 UJ पे अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स T2 पहले अप्लाई हो जाएगा। आपको पता है T2 UJ इसको क्या लिखा जा सकता है, वापस जाओ देखो। अगर हम यहाँ आते हैं तो T2 UJ की वैल्यू थी समेशन I गोज फ्रॉम 1 to n BIJ UI। क्लियर है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब फिर कहते हैं कि ना इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो I जो है वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, तो J आपका एज इट इज रहेगा, जस्ट I वाली वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो इस समेशन को ऐसे ओपन किया B1, देखो I BI, तो I के प्लेस पे 1 रखा, B1J U1 B2J U2 B अप टू सो ऑन BNJ UN, क्योंकि J हमें नहीं पता कैसे वेरी करेगा, वी डोंट नो अबाउट दिस। तो सिर्फ मैंने I वाली वैल्यू मेरी वेरी करी थी, मैंने उसको चेंज करा दिया, वेरी करा के मैंने उसको इस तरह से एक्सपैंड करके लिख दिया। फिर अब T1 देखो, T1 मीन्स जो भी लीनियर ऑपरेटर होता है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सम पे ना, ऐसे अगर लीनियर कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारा दिया हुआ है फाइनाइट एलिमेंट्स का, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो। मीन्स B1 U1 B2 UJ B2J UT प्लस अप टू सो ऑन BNJ UN, ये आपको दिया हुआ है ना, आप इसको सेपरेट कर सकते हो। कैसे, B1J कांस्टेंट है, ठीक है, इसको बाहर रखो, U1 पे अप्लाई कर दो, बिकॉज U1 इज अ वेक्टर, U2 इज अ वेक्टर, UN इज अ वेक्टर। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, स्केलर बाहर आ जाएगा, और ये किस पे अप्लाई हो जाएगा, U1 U2 UN, मीन्स ये वेक्टर्स पे अप्लाई हो जाएगा। आपको पता है T1 U1, ठीक है। ऐसे ही आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से T1 U2 की वैल्यू, वापस जाओ देखो क्या बनेगी। यहाँ आते हैं, मुझे चाहिए T1 UJ था ना आपके पास, इसको 1 चाहिए मुझे, ठीक है, आपको 1 चाहिए। तो जहाँ भी J आपको दिख रहा है यहाँ आप 1 पुट करेंगे, क्या आएगा, समेशन I गोज फ्रॉम 1 to n AI एज इट इज, J के प्लेस पे आ जाएगा 1, तो AI 1, ठीक है। ऐसे फिर आपका UI, तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसने, समेशन I गोज फ्रॉम 1 to n AI 1 UI। क्लियर हुई ये चीज़, ऐसे इसके लिए हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। फिर कहता है भाई I गोज फ्रॉम 1 to n AI UI, इस तरह से UI सब में आ रहा है ना, इसको क्या करो, वापस आप लोग क्या करो, इसको एक्सपैंड कर लो। I गोज फ्रॉम 1 to n दिख रहा है आपको, I के प्लेस पे आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कॉरस्पॉन्डिंगली आप इसको सॉल्व कर लो। सिमिलरली जो सेकंड वाला समेशन आपको दिख रहा है और nth समेशन जो है उन सबको सॉल्व कर लो। तो फर्स्ट वाले समेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे बाय इक्वेशन 1 जहाँ लिखा हुआ है, तो आप समेशन I गोज फ्रॉम 1 to n AI 1 UI दिया हुआ है, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो A11 U1 प्लस A21 U2 अप टू सो ऑन AN1 UN। आप देख रहे हैं कि ये आपके पास पहले कॉलम वाले, अगर स्केलर्स की आप यहाँ देख रहे हो तो फर्स्ट कॉलम में जो हमारे स्केलर्स होते हैं वो वाले आ रहे हैं। जब आप सेकंड वाला समेशन सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेकंड कॉलम वाली टर्म्स आ जाएंगी। ऐसे ही जब आप nth पे आएंगे तो nth कॉलम वाले स्केलर्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे। आप क्या करो, जो भी आपका स्केलर बाहर चल रहा है B1J B2J, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से समेशन से पहले, ठीक है, समय यहाँ पे आपने ओपन किया है, यहाँ से नीचे आप देखिए K इक्वल टू 1 to n A1K BKJ U1, ठीक है, U1 बाहर ही रखा हुआ है। अब यहाँ देखो, आप J को एज इट इज रखो, J को क्या रखो, एज इट इज रखो, और देखो फर्स्ट वाला जो अगर आप ये ब्रैकेट देख पा रहे हैं तो यहाँ पे A11 A12 A1n, मीन्स ये 1 तो फिक्स है, इससे सेकंड वाला जो सफिक्स है वो वेरी कर रहा है। तो कैसे लिख सकते हैं, K इक्वल टू 1 to n A1K BKJ। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका सेकंड वाला सफिक्स है ना वो वेरी कर रहा है, सेकंड वाला सफिक्स हो रहा है उसको K पुट कर दो, तो 1 से लेके n तक वो वेरी कर रहा है। ऐसे ही आप सेकंड वाले ब्रैकेट में आएंगे, वहाँ पे भी आपका कौन सा वाला, इसमें देखो A21 A22 A2n, इसमें फर्स्ट वाला जो आपके पास यहाँ देख रहे हैं 21 22, पहले वाला फिक्स है, सेकंड वाला वेरी कर रहा है, तो सेकंड वाले को वेरी करा दो, K इक्वल टू 1 to n A2K BKJ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका B है तो यहाँ पे भी B का सफिक्स वेरी कर रहा है, B1 इसका जो फर्स्ट वाला है B1 B2 BNJ, तो इसको B का भी पहले वाला वेरी कर रहा है, बाद में तो J ही चल रहा है सबके साथ, तो BKJ हो जाएगा। ऐसे लास्ट वाला K इक्वल टू 1 to n ANK BKJ UN, ठीक है भाई, इतना हो जाएगा। उसके बाद अब आगे देखो, कहता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L इक्वल टू 1 to n K इक्वल टू 1 to n ALK BKJ। अब कहते हैं
क्यों ना हम ये जो अंदर चल रहे हैं ना A1 के, A2 के, AN के, इसको भी मतलब जो है वेरी करा देते हैं। वेरी कर रहे हैं ना, A1 के, A2 के, AN के वेरी कर रहे हैं, तो इसको भी क्यों ना सीरीज की फॉर्म में लिख दें। तो क्या बनेगा, समेशन L बोल दिया इसको, L इक्वल टू 1 to n। पहले समेशन चल रहा था K इक्वल टू 1 to n। अब ये वेरी कर रहा है, देखो A1 के है तो बाहर U1 है, A2 के है तो बाहर U2 है, AN के है तो बाहर UN है। तो मतलब जैसे जैसे A का फर्स्ट सफिक्स वेरी कर रहा है वैसे वैसे U1 U2 UIs वेरी कर रहे हैं। तो U के लिए भी सफिक्स क्या हो जाएगा, L, और जो फर्स्ट वाला है उसको क्या बोल दिया, L। तो पूरा हमारा समेशन क्या बनेगा, L इक्वल टू 1 to n समेशन K इक्वल टू 1 to n AL K B K J UL। क्लियर हुई चीज़। अब जो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना स्टूडेंट्स, K इक्वल टू 1 to n AL K B K J, इसको एक आप पुट कर दो क्या, CIJ। क्या पुट कर दें इसको, CIJ। ठीक है, आप इसके प्लेस पे L भी ले सकते हैं, अगर आप L में समेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप L ले लीजिए। तो समेशन L इक्वल टू 1 to n CLJ UL। तो ये आपके पास नई टर्म आ गई। अब जाके देखो कि CLJ है क्या एक्चुअली में, समेशन K इक्वल टू 1 to n AL K B K J, ये वाला चल रहा है आपका। तो जो समेशन K इक्वल टू 1 to n AL K B K J, इसको आप कैसे लिख सकते हो, सेपरेट कर दो इसको। कैसे लिखोगे, ALJ और BLJ। तो ALJ क्या है, मैट्रिक्स 41, और BLJ क्या है, मैट्रिक्स 42। सिंपल हो गया सॉल्व। तो इस तरह से प्रोडक्ट के लिए भी आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि अगर हमें दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों की प्रोडक्ट का मुझे मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है ना, तो मैं क्या करूँगी, T1 की मैट्रिक्स निकालूंगी, T2 की मैट्रिक्स निकालूंगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपकी ये चीज़ें हैं कि आप सम के लिए कर रहे हैं तो सम सेपरेट हो जाएगा मैट्रिक्स के लिए, किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्केलर के लिए वो स्केलर बाहर आ जाएगा, T1 की मैट्रिक्स आ जाएगी। प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं तो T1 का मैट्रिक्स T2 का मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, T1 T2 के लिए आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में एज इट इज हम थ्योरम्स का यूज करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ कुछ ना मेथड्स आपको बताए हुए हैं कि भाई आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार इसको। मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट T from Rn से Rm be a linear transformation where Rn and Rm are vector space of dimension n and m। क्योंकि आपको तो ऐसे मिलेगा ना, R³ से R4, R² से R³। ठीक है, आपको U भी मिलेंगे, तो ये उसके लिए अब मैट्रिक्स आपको सॉल्व करके बताएगा। कहता है सबसे पहली चीज़ कि T को हम चेक कर रहे हैं भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, डेफिनेटली है। बताया था आपको कि T आप U प्लस V पे अप्लाई कर दो, TU प्लस TV आ जाता है, और T अगर AU पे अप्लाई करते हैं तो ATU। ये तो सबको पता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सिंपल प्रॉपर्टीज होती हैं ये। अब एज Rn इज एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, डेफिनेटली Rn क्या है, एन डायमेंशन। जो R के ऊपर जो भी होता है आपके पास वो क्या होता है, डायमेंशन का ही तो काम करता है। अगर मैं कहूँ R2 मतलब 2 उसकी डायमेंशन है, R3 की बात करते हैं तो 3 उसकी डायमेंशन है, Rn दिया हुआ है तो n उसकी डायमेंशन हो गई। ठीक है, अब मैंने कहा आपको ये भी चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कि ना स्टैंडर्ड बेसिस अगर हम ले तो वो क्या होता है, E1 E2 E3 अप टू सोन En। जब E1 की बात करते हैं तो फर्स्ट वाले प्लेस पे आपका 1 होता है, जब E2 की बात करते हैं तो सेकंड वाले प्लेस पे 1 होता है, और अगर En की बात करें तो nth प्लेस पे 1 होता है। ठीक है, अब क्योंकि हम Rn कंसिडर करके चल रहे हैं ना, दैट्स वाई मैंने क्या किया, E1 E2 En, ये इसका मैंने स्टैंडर्ड बेसिस यहाँ पे कंसिडर कर लिया। नाउ इन विच 1 अकर एट ith प्लेस, डेफिनेटली वही बता रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि E1 है फर्स्ट प्लेस, E2 है तो सेकंड प्लेस। अब क्या कह रहे हैं भाई, U इज इक्वल टू, अब क्योंकि U आपका कहाँ से आएगा, Rn से आएगा ना, तो किस टाइप का होगा, x1 x2 xn। तो मैंने लेट कर लिया, लेट U इज इक्वल टू x1 x2 xn बिलोंग्स टू Rn बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ठीक है, अब U क्योंकि Rn से है, Rn का बेसिस कौन है, E1 E2 En, तो डेफिनेटली बेसिस के एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिख सकते हो ना। तो U को कैसे लिख दिया, x1 E1 x2 E2 प्लस अप टू सोन xn En लिख दिया, जो है कॉम्बिनेशन बना के ना, इस पर T अप्लाई कर दो। आपको पता है जो कांस्टेंट होता है, जो स्केलर टर्म होती है वो बाहर आ जाती है, और हमारा जो T जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो वेक्टर्स पे अप्लाई होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ x1 x2 xn ये आपके क्या है, स्केलर्स हैं। कौन से स्केलर्स हैं, जब अपने U को E1 E2 En के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था ना, ये तब जो स्केलर्स आए थे वो वाले स्केलर्स हैं। तो x1 बाहर आ गया, T E1 पे अप्लाई हो गया, ऐसे x2 बाहर आ गया, T E2 पे अप्लाई हो गया। सिमिलरली अप टू सोन xn आपका बाहर T किस पे अप्लाई हो गया, En पे। ठीक है, इतना समझ आया। अब T ऑफ E1 T ऑफ E2 T ऑफ En, वापस जाओ T के पास। T ने कहा था कि Rn से Rm मीन्स Rn के एलिमेंट पे जब आप T अप्लाई करोगे ना तो आपको Rm का एलिमेंट मिलेगा। तो देखो वही कह रहे हैं
T of E1, T of E2, T of En being images of E1, E2 अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिलोंग्स टू आर एम से बिलोंग करेंगे, ठीक है। एज सच दे आर एम टपल। क्लियर हुई ये चीज। नाउ लेट टी ऑफ ए आई इज इक्वल टू, खुद से सपोज किया इसने कि टी ऑफ ए आई को मैं क्या रख दूं, A1i, A2i अप टू सो ऑन AMi। समझ आई बात। सपोज किया इसने कि टी ऑफ E1 को कैसे लिखेंगे, A11, A21 इस तरह से, ये इसने सपोज कर लिया। तो भाई टी ऑफ यू को कैसे लिखा जाएगा, X1। देखो टी ऑफ E आई किसके इक्वल है, A1i। मतलब आप जब E1 करेंगे ना तो सेकंड वाला सफिक्स चेंज होगा इसका, तो सेकंड वाले सफिक्स को चेंज कर दो। टी E1 की वैल्यू क्या आएगी, A11, A21, AM1 लिख दिया इसने। X2 फिर टी ऑफ E2 लिखना है, तो ऊपर जो ये इक्वेशन है लेट टी ई आई, यहाँ पे आई को क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो तो सॉल्व हो जाएगा। फिर ऐसे ही n पुट कर देंगे तो n पुट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से X1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले स्केलर से, X2 मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे। फिर कहता है इफ टी ऑफ यू इक्वल टू पी, अगर भाई टी ऑफ यू वी के इक्वल है तो वी कहाँ से आएगा, आर एम से आएगा, से y1, y2, ym। तो कहते हैं कि मैंने टी ऑफ यू को ना क्या पुट कर दिया, y1, y2, ym। तो आप जब दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो y1 क्या आएगा, जितने भी आपके पास यहाँ ब्रैकेट में टर्म है, जितनी भी टर्म्स चल रही हैं ब्रैकेट में, फर्स्ट सफिक्स जितने भी आ रहे हैं उनको x1 से मल्टीप्लाई कर दो, x2 से मल्टीप्लाई कर दो, xn मीन्स पहला जो एलिमेंट है सबका, हर ब्रैकेट से पहला एलिमेंट ले लो, उन सबका सम कर दो, वो y1 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे y2 फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, जो भी ब्रैकेट आपको दिख रही है राइट हैंड साइड में, उसके सेकंड एलिमेंट्स उठा लो सारे और उनको ऐड कर दो, वो आपका y2 आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, वही किया हुआ है, y1 इक्वल टू A11 x1, A12 x2 प्लस अप टू सो ऑन A1n xn, y2 आ गया, ym आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ से y1 इक्वल टू क्या करेंगे, x1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना हर ब्रैकेटेड टर्म के साथ, लास्ट स्टेप में x1 को ब्रैकेट टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x2 को भी कर दो, xn को भी कर दो। तो फर्स्ट एलिमेंट्स को उठा लो। देखो यहाँ से ब्रैकेट से राइट हैंड साइड जो लास्ट हमारी लाइन लिखी हुई है उसमें फर्स्ट ब्रैकेटेड टर्म x1 A11, x2 A12 अप टू सो ऑन xn A1n, तो क्या वही लिखा हुआ है, यस। फिर y2, y3, ym। अब क्या करो, जो भी ये सिस्टम दिया हुआ है ना, इसकी मैट्रिक्स फॉर्मेशन लिख दो। जब आप मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, y इक्वल टू ax करके, y इक्वल टू ax करके, तो लिखा गया y आपका क्या है, y1, y2, ym, और मैट्रिक्स क्या है, A11, A12, A13 अप टू लास्ट जो रो बनेगी दैट इज AM1, AM2, AM3, AMn। x क्या है, x1, x2, xn, ठीक है भाई। तो कहते हैं नाउ इफ वी राइट n टपल्स u इज इक्वल टू x1, x2, xn एंड m टपल्स v इक्वल टू y1, y2, ym एज कॉलम मैट्रिसेस x एंड y रिस्पेक्टिवली, देन इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास आ रही है, ठीक है, वो क्या सजेस्ट करती है कि इमेज ऑफ वेक्टर u की जो इमेज है, ठीक है, उसको v से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एंड a इज द मैट्रिक्स हुज कॉलम आर इमेजेस ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है, इमेज ऑफ द बेसिस वेक्टर्स E1, E2, ठीक है। तो A हमारी मैट्रिक्स है जिसके कॉलम्स आर द इमेज ऑफ बेसिस वेक्टर्स, वही तो है, कॉलम्स क्या है, इमेज ऑफ बेसिस वेक्टर्स E1, E2, En। तो T आपकी कंप्लीटली डिटरमाइन हो गई इस मैट्रिक्स की हेल्प से, तो ये मैट्रिक्स आपकी बन गई। तो B क्या आ जाएगा हमारे पास, कन्वर्सली यहाँ पे ये जैसे अभी लेके चल रहे हैं, करेंगे कन्वर्स पार्ट भी, तो हमारी मैट्रिक्स आपको समझ आ गई क्या बनेगी, इतना समझ आ गया। अब कन्वर्स पार्ट में क्या कह रहा है कि मान लेते हैं एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, B इज इक्वल टू B11, B12, B1n, ऐसी ही लास्ट रो क्या बनेगी, BM1, BM2, BMn, ठीक है। मैट्रिक्स जो अपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो Rn से Rm डिफाइन नहीं कर रखी है, तो अब T लगाओ U पे, ठीक है। अब Rn से एक एलिमेंट लो और उस पर T लगाओ तो V मिलेगा। V पे कितने एलिमेंट, कितने टपल्स का होगा, m टपल्स का होगा, क्योंकि Rm से लिया ना आपने। तो U इज इक्वल टू x1, x2, xn, V इक्वल टू y1, y2, ym। तो भाई y1 मतलब ये जो Rm से एलिमेंट लिया उसको कैसे लिखोगे, B11 x1, B12 x2, B1n xn, क्योंकि y इक्वल टू ax यही तो था आपके पास, y इक्वल टू ax टाइप का था, तो वो आपने लिख दिया। B आपकी मैट्रिक्स थी, ठीक है। y1 कैसे आ जाएगा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के, जैसे ऊपर से हमने उठाया था सेम चीज़ तो होगी। तो y1 को लिख दो, पहले जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ पहली रो जो है ना उसको x1, x2, xn से मल्टीप्लाई करो, लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिख दो। y2 को कैसे लिखोगे, सेकंड रो उठाओ, उसको x1, x2, xn से मल्टीप्लाई करो, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, लिख दो। ym कैसे आएगा, लास्ट वाली रो उठा लो मैट्रिक्स से और उसको x1, x2, xn से जो है कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करो, ऐड करो और लिख दो, ठीक है। फिर इट कैन बी सीन दैट द ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइंड बाय द मैट्रिक्स P इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
Thus we have seen that the corresponding to each linear transformation Rn to Rm there is a m cross n matrix and corresponding to such matrix there is a unique linear transformation. तो यहाँ से आपको पता चला अगर मैट्रिक्स दी हुई है तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं, अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है तो आप लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं, यूनिक मिलेगी आपको. ओके तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा. नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक्स ऑफ आइडेंटिटी एंड जीरो ट्रांसफॉर्मेशन. मैट्रिक्स ऑफ आइडेंटिटी एंड जीरो. आइडेंटिटी एक ऑपरेटर होता है, जीरो भी एक ऑपरेटर होता है. तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम आइडेंटिटी ऑपरेटर और आपके पास जो जीरो मैट्रिक्स होती है उसके लिए हम लोग जीरो ऑपरेटर जो होता है उसके लिए हम मैट्रिक्स फाइंड आउट कर पाए. तो इसने क्या किया देखो, सबसे पहली चीज़ V इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. तो अगर फाइनाइट डायमेंशन है तो डेफिनेटली बेसिस तो होगा ना इसके पास. तो इसने B सपोज कर लिया U1 U2 UN एक ऑर्डर्ड बेसिस है, ठीक है. देन द मैट्रिक्स ऑफ द आइडेंटिटी एंड द जीरो ट्रांसफॉर्मेशन I एंड O आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. भाई अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए मैट्रिक्स लोगे ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है. और अगर जीरो ऑपरेटर के लिए आप मैट्रिक्स ले रहे हो तो वो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी या नल मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है. कैसे देखो, प्रूफ में आओ. सिंस B इज इक्वल टू U1 U2 UN इज बेसिस फॉर V, ठीक है. तो मैंने क्या लगाया, बेसिस के एलिमेंट में ना आइडेंटिटी मीन्स ऑपरेट कर दिया मैंने. तो आपको पता है आइडेंटिटी ऑपरेटर का क्या काम होता है, वो जिस भी एलिमेंट पे लगता है आपको वही एलिमेंट वापस दे देता है. तो I U1 U1, I U2 इज इक्वल टू U2, सिमिलरली I UI इज इक्वल टू UI. अब U1 U2 UN जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बेसिस के एलिमेंट्स हैं. अगर बेसिस के एलिमेंट है तो वेक्टर स्पेस के तो है. तो जो U1 है वो आपको कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 इंटू U1, ठीक है. बाकी जितने एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनको 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दो. तो 1 इंटू U1 प्लस 0 इंटू U2 प्लस 0 इंटू U3 अप टू सोन 0 इंटू UN. सिमिलरली आप U2 को लिख सकते हैं, बाकी सारे U1 से लेके U3 UN इन सबको 0 से मल्टीप्लाई करो और ऐड करके लिख दो, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि जो भी U1 U2 UI है वो आपके U1 U2 UN के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है. अब आपने क्या बना दिए यहाँ पे, आप जो है I U1 को भी लिख दिया, I U2 को भी लिख दिया. तो यहाँ से क्या करो, स्केलर्स उठा लो. फर्स्ट रो के स्केलर्स उठाओ, फर्स्ट रो में लिख दो. सेकंड रो के स्केलर्स उठाओ, सेकंड में रख दो. I UI से लिखेंगे तो ith वाली रो में आ जाएंगे. तो इस तरह से आप लोग जो है स्केलर्स उठा के मैट्रिक्स बना लो. तो ये क्या बन जाएगी देख सकते हैं, फर्स्ट पे है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे. मीन जो भी U2 है तो सेकंड वाले प्लेस पे बनाएगा, U3 है तो थर्ड वाले प्लेस पे बनाएगा, अगर UN है तो nth वाले प्लेस पे बनाएगा. तो आप लोग देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 1 आ गए हैं. डायगोनल से ऊपर भी 0 है, डायगोनल से नीचे भी 0 है. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n क्रॉस n की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ठीक है. एक और चीज़ यहाँ पे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्रोनेकर्स डेल्टा. क्रोनेकर्स डेल्टा भी हम लोग इसको बोलते हैं, उसको हम डेल्टा IJ से रिप्रेजेंट करते हैं. और हम लोग कहते हैं कि डेल्टा IJ की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी या 0 होगी, डिपेंड करता है कि I अगर J के इक्वल है तो 1 हो जाएगा और अदरवाइज आपका 0 हो जाएगा, ठीक है. तो अगर आपको कोई कहे कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं तो आज से आप उसको बोलेंगे हम इसको क्रोनेकर्स डेल्टा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. एंड क्रोनेकर्स डेल्टा इज डेल्टा IJ विच इज इक्वल टू 1 व्हेन I इक्वल टू J एंड 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J. क्लियर हो. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी जीरो ऑपरेटर का. तो बच्चों जीरो ऑपरेटर का क्या काम होता है, वो जिस भी एलिमेंट पे लगता है आपको 0 दे देता है ना. तो 0 U1 0, 0 U2 0, 0 U3 0. तो 0 को आप लिख सकते हैं 0 इंटू U1, 0 इंटू U3, 0 इंटू U3 अप टू 0 इंटू UN. सिमिलरली U2 को भी लिख दो. तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपने 0 को कैसे लिख दिया, U1 U2 U3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में. आपको क्या करना होता है, यहाँ से सारे स्केलर्स उठा के मैट्रिक्स बनानी होती है ना. तो आप देखो फर्स्ट वाली U1 0 U1, यहाँ से स्केलर्स उठाए, पहली रो 0, सेकेंड रो भी 0, थर्ड रो भी 0 और आप देखेंगे nth रो भी आपकी क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है. तो आप पूरी मैट्रिक्स हमारी क्या है, 0 मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या रहेगा n क्रॉस n. तो इस तरह से आप आइडेंटिटी की बात करेंगे तो आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स का काम करती है. जीरो ऑपरेटर के लिए जीरो मैट्रिक्स जो होती है वो आपका किसका काम करती है, मैट्रिक्स का काम करती है फॉर दैट ऑपरेटर 0. क्लियर हुआ. नेक्स्ट जो थ्योरम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.